Jai Hind friends, I hope you all are well and good. So welcome to Sarkari Pariksha and my name is Nishant. And as usual, we will be discussing some expected questions for CDS 2 2021. So starting with our first question, the first question says, which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of Government of India? मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौर्य डायनेस्टी में से इनमें से कौन से एम्बलम को चुना था, अडॉप्ट किया था? तो ऑप्शन ए इज फोर लायंस, बी इज चैरियट व्हील, सी इज हॉर्स एंड द फोर्थ डी इज वर्ड्स दैट इज सत्यमेव जयते. सो इट इज फोर लायंस. जो फोर लायंस फ्रॉम द जो अशोका का जो पिलर था, जो अशोकाज पिलर ऑफ दैट इज इन सारनाथ, सारनाथ वाला जो पिलर है उसकी यहां पर बात हो रही है. वहां से ये आपका फोर लाइन्स वाला जो एम्बलम है वो उठाया गया था. नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय. जो जीजीआई का ऑफिस है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो एज पर कौन से एक्ट के अंतर्गत मतलब लाया गया था? ऑप्शन ए इज चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी इज चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So the correct answer is option B, that is 1833. 1833 क्यों? Because by 1817 major region of the India was occupied by ईस्ट इंडिया कंपनी. 1817 में हमने मराठास वाला रीजन कवर कर लिया था. 1817 में मराठास वर डिफीटेड. हमारे पास 1799 में मैसूर वॉज डिफीटेड एंड आपका 1764 में हमारे पास बक्सर बंगाल वाला रीजन, अवध वाला रीजन, ठीक है, वो सारे डिफाइड. तो मेजर रीजन्स वर डिवाइडेड बाय 1817 और तो 1833 में आके हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था. प्लस एक और रीजन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बना दिया था? बिकॉज द सेंट्रलाइजेशन विच वॉज स्टार्टेड इन 1733 वो कब आकर एंड हुई हमारे पास? 1833 में. सॉरी 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी. सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई थी कि जो हमारे पास जो गवर्नर्स थे आपके बंगाल और दिस इज बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, दे स्टार्टेड स्लोली बीइंग ट्रांसफर टू द बंगाल रीजन, बंगाल वाले गवर्नर का. तो धीरे धीरे जो ये लेजिस्लेटिव पावर जो स्टार्ट होना जो बिगिन हुई थी ट्रांसफर होना, वो किस ईयर में आकर एंड हुई? 1833 में. टोटली यहां पर आकर वो एंड करती कि धीरे धीरे जो हर 20 साल बाद एक्ट लाए गए उसके कारण से. 1813 का एक मेजर प्रोविजन ये है कि जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया था. प्लस इसके अंदर क्या कर दिया था हमारे पास, लेट मी रेज इट फर्स्ट. प्लस इसके अंदर हमारे पास क्रिश्चियन मिशनरीज और इसमें किया था आपका ₹1 लाख वॉज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन. 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए एलोकेट कर दिए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दिस इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया. वाई गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया? बिकॉज इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक आंसरेबल गवर्नमेंट ले आए थे. और एंड रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज अ गुड गवर्नमेंट. और इसके अंदर एक प्रोविजन और था, दैट वाज कि एक नया ऑफिस लेकर आए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाला एक नया ऑफिस लेकर आए थे. और इसके अंदर 15 मेंबर की काउंसिल भी थी और वॉइस रॉय भी इस बारी से आ गया था. ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1833 से. 1858 में आके वो उस गद्दी को नाम दे दिया गया था वॉइस रॉय का. ये सब चीजें भी थी. 1935 का बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे. कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा पार्ट है इसका. ठीक है,
डायरकी वगैरह को लेकर यहाँ पे आकर डायरकी वगैरह खत्म कर दी थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, प्रोविंशियल डायरकी वाज अबॉलिश्ड, और आपकी डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी क्या था कि टू डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड एंड आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो जो गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेंगे, ट्रांसफर्ड वो कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर सकते हैं, बट उसमें उनको लेजिस्लेटिव की हेल्प भी लेनी होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए इज बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, सी इज जवाहरलाल नेहरू एंड डी इज वल्लभ भाई पटेल। तो इट इज ऑब्वियसली सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कारण क्या है कि इनको बहुत नॉलेज, ही वाज इंटेलेक्चुअल, ही वाज अ लॉयर, एंड दैट इज द रीजन इनको। प्लस क्या है कि इनको जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनका प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उसका हेड बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next is, when did Mr. Attlee, the Prime Minister of England, announce the transfer of power to the Indians? Attlee जब recently elect हुए थे, और he was a kind of a liberal in its approach, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इंडियंस को हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। तो वो डेट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कब ट्रांसफर कर देंगे। ऑप्शन ए इज फरवरी 1947, ऑप्शन बी इज अगस्त 1947, ऑप्शन सी इज जून 1948 और ऑप्शन डी इज जून 1949। डेट वो पूछ रहे हैं कि कौन सी डेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 30th जून। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 30th जून 1948 को सारी की सारी पार्ट्स ट्रांसफर कर देंगे, बट काफी कारण से हमने पहले ही इंडिपेंडेंस ले ली थी। ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने प्रियम्बल प्रपोज किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके आगे किसने प्रपोज किया था कि प्रियम्बल भी होना चाहिए? वाज इट जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी इज बी एन राव और डी इज महात्मा गांधी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इट वाज जवाहरलाल नेहरू। इफ यू रिमेंबर, द फर्स्ट सेशन वाज सेट ऑन 9 December 1946 of the Constituent Assembly, and on 13th December only, just after the 4 days, 1946, Jawaharlal Nehru came up with an objectives resolution. इस objectives resolution में क्या था कि इसमें हमने वो सब कुछ, जवाहरलाल नेहरू साहब ने वो सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या है मिलने का, वो सब कुछ वगैरह। तो मतलब काइंड ऑफ समरी ही थी। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा आज का प्रियम्बल, यही है वो चीज। ठीक है, तो प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct regarding the Indian Constitution? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द इंडियन, regarding the Indian Constitution in context of Indian Constitution? Option A is, it is completely based on British Constitution. It is made only on the basis of Government of India Act 1935. Option C, it is a mixture of several constitution. Option D is, it is original. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, कंप्लीटली नहीं है। मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा नहीं है, रेफरेंस काफी लिया गया बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम जो भी फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी मेंबर्स थे जिन्होंने फ्रेम किया है सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो क्या था कि उन्होंने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह पढ़े हुए थे काफी अलग अलग जगह से, उनको मिलाकर कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इट इज ओरिजिनल नहीं है, वो बाकी सब जगह से रेफरेंस लिया गया। मैच द फॉलोइंग: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. It should be Morley-Minto reforms. There's a typing error, I'm sorry for it. Morley-Minto reforms, cabinet mission plan, provincial, on the other hand हमारे पास दूसरी लिस्ट है, that is provincial autonomy, separate electorate, diarchy, constituent assembly. तो मैच करके देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट तो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स में आया 1909 को, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कैबिनेट मिशन आया दैट इज इन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पास कैबिनेट मिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग। डायर की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमारे पास 1935 में आई। उससे पहले हमारे पास डायरकी थी प्रोविंसेस में। 1919 में हमारे पास प्रोविंसेस में डायरकी आई। सो मैं इसको बोल सकता हूँ D4, हम मेरे को सिंपल दिख रहा है तो D4 मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। उसके बाद सी ऑप्शन इज 2, C is 2 ये रहा, so 3 1 2 4, A is 3, B is 1, provincial autonomy, C is 2 and D is 4। ये सब कुछ अच्छा है। कैबिनेट मिशन प्लान जो सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, the amendment procedure laid down in the constitution of India is on the pattern of, जो हमारे पास अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है वो किसके पैटर्न पर बेस्ड है? इज इट बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 or it is based on the pattern of government of India Act 1947? Is it based on the constitution of South Africa or it is based on the constitution of UK? So इसका आंसर, the correct answer for this question is Constitution of South Africa। इस जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट वहां से हमने वो वहां से रेफरेंस लिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वहां से रेफरेंस लिया हुआ। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज बॉम्बे, सॉरी, ऑप्शन बी इज कैलकाटा, ऑप्शन सी इज लाहौर, ऑप्शन डी इज न्यू दिल्ली। तो हमारे पास दिस इन इज न्यू दिल्ली। अगर ईयर्स की बात, अगर फर्स्ट सेशन की बात करूं मैं तो इट वाज 9th December 1946 and it took around 12 years, 11 months and 18 days to form the constitution. Next, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन थे जो चेयरमैन थे कौन सी कमिटी के? यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बी आर अम्बेडकर साहब, ऑप्शन बी इज JB कृपलानी, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर साहब किसके थे? आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाकी सब अगर नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, इट्स ओके। मेन चीजें याद करनी है, सब चीजें याद करना याद जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इज आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी इज लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इज KM मुंशी। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट की अगर बात की है तो इट्स ऑप्शन सी, दैट इज लोक नायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्टेट? फेडरल स्टेट, इसमें से कौन से और कौन से फीचर या फीचर्स हो सकते हैं फेडरल स्टेट के? द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन। ठीक है, इट इज द फीचर ऑफ फेडरल स्टेट। इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेडरल स्टेट का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ओनली। ठीक है, फेडरलिज्म वही होता है कि हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर है कि सुपीरियर सेंटर पे है, स्टेट पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल पे है, फिर विलेज लेवल पे। तो ये फेडरलिज्म काफी डिफाइंड, काफी डिटेल्ड फेडरलिज्म। Who was the first foreign minister of free India? फ्री इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी गुलजारी लाल नंदा, और इट्स सी लाल बहादुर शास्त्री, और इट्स डी जॉन मथाई। आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले ही आप निकाल दोगे ना कि नहीं सर, he was also the sir foreign minister also. Jawaharlal Nehru was the foreign minister also. Under whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in 1947 by the advisory branch of the Office of the Constituent Assembly? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किसके अंडर
द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड, पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया गया था 1947 में। किसके अंडर प्रिपेयर किया गया था? बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एडवाइजरी ब्रांच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो बी आर अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, और इट इज बी एन राव। द करेक्ट आंसर इज, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज बी एन राव और के एम मुंशी में से कोई होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। इट शुड बी बी एन राव। इट शुड बी बी एन राव। प्लीज टेक एडवांस, है ना, मेरे हिसाब से बी एन राव होना चाहिए इसका। Which one among the following is a fundamental duty of citizens under the Constitution of India? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? That is, the first is to provide friendly cooperation to the people of neighboring countries. फ्रेंडली कॉपरेशन आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको, और टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन सी इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि हमें कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें नेशनल सर्विस देनी चाहिए जब हमसे बोला जाए। ऑप्शन डी इज टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। So option A is wrong, B is wrong, B is wrong, option C is correct। ठीक है, देखने से भी पता लग रहा है कि नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं भी हो सकती। इसको तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो बड़ा ही लॉजिकल सा पॉइंट है। कंफ्यूजन हो सकती है ABC में थोड़ी सी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू। हमने पहला एफर्ट कब किया था डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया के लिए, जो डोमिनियन स्टेटस वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया के लिए हमने कब पहली बार प्रयास किया था? किसके रिस्पॉन्स में हमने सबसे पहली बार कोशिश की थी? मॉडल रिफॉर्म्स जब लेकर आए थे उसके उसके रिस्पॉन्स में हमने तैयारी शुरू की थी, एफर्ट किया था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, या साइमन कमीशन और इट्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सो इट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद जो 1928 में इंडिया में आया था, और इसके बाद हमने डोमिनियन स्टेटस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हमने एफर्ट करना, फर्स्ट टाइम एफर्ट करना स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन, अच्छा मॉडल साइमन कमीशन हमारे पास, पहले ये बता देता हूँ, 1928 में आए थे। इसमें हमारे पास 7 मेंबर्स की कमिटी थी और इसमें एक भी इंडिया नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए हमने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और इस साइमन गो बैक के नारे में लाठीचार्ज जब हुआ तो उसमें डेथ हो गई थी किसकी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930। ऐसे कौन दो लोग हैं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं? the two persons are, one is the B.R. Ambedkar and the one is Tej Bahadur Sapru। तेज बहादुर सप्रू। मॉडल रिफॉर्म्स 1909, या मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जनवरी, जैसे कि एक्चुअली क्या हुआ था, नवंबर 26, 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन सारा पूरा कर लिया था, हमने कह लिया था कि ठीक है दिस इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, और जनवरी 24 को सबने उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन भी कर दिया था। तो ये पूछ रहा है कि 26 डेट ही हमने क्यों चुनी उस कमेंसमेंट के लिए? ऑप्शन कारण है, कारण कौन कौन सकता है? ए इज दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। ऑप्शन बी इज इट वाज द विश ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट। ऑप्शन डी इज इट वाज एन ऑस्पिशियस डे। The option is option A. The correct option is option A because if you remember 1929 के लाहौर सेशन, कांग्रेस वाले जो सेशन है उनकी बात कर रहा हूँ, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू साहब डिक्लेयर्ड कि हम जनवरी 26, 1930 को इंडिपेंडेंस
ले लेंगे, ऐसा कुछ हुआ था जनवरी 26 2020 को इंडिपेंडेंस लेंगे। तो उसी दिन से इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि उसी दिन से हम इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह मानते हैं। सो दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, सबसे पहला आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किसने दिया था? इट्स ए महात्मा गांधी, और इट्स बी आर अम्बेडकर, इट्स सी जवाहरलाल नेहरू, और इट्स डी एम एन रॉय। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया दिया था एम एन रॉय। काफी बुक्स में स्टार्टिंग ही यहाँ से की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत के अंदर, तो यहीं से स्टार्टिंग की जाती है कि एम एन रॉय साहब ने आइडिया। तो पहली की दूसरी लाइन ही है शायद ये। The members of the Constituent Assembly वो कैसे were elected by provincial assemblies, or were they elected directly by people, or they were nominated by the government, or they only the representatives of the princely states? The correct option is they were elected by provincial assemblies. Direct factual question है, तो I don't think इसमें कोई explanation चाहिए। Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? कौन सी सही है? It was not based on adult franchise. Not are true. It is not, नहीं गलत है। It was based on adult franchise. It resulted from direct elections. नहीं, ये भी हम देखें। It was a multi-party body. Yes. It worked through several committees. बहुत सारी committees थी constituent assemblies की, drafting, अभी दो तो हम अभी डिस्कस कर आए हैं, ठीक है। तो the option will be option C, that is 3 and 4. अच्छा, द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सबसे पहले देखते हैं बेसिन क्या होता है। एक रिवर जब होती है, से दिस इज अ रिवर, और इसकी इस तरह से फ्लो कर रही है, ये इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, और इसके इधर भी ट्रिब्यूटरीज हैं काफी सारी, है ना, इस तरह से इधर भी ट्रिब्यूटरीज हैं काफी सारी। तो ये जो पूरा रीजन जो ये कवर करेगी, इस पूरे रीजन को मैं क्या बोल दूंगा? उस रिवर का बेसिन बोल दूंगा। अब पूछ रहे कि अमेज़न जो रिवर है, जो अमेज़न रिवर है विच फ्लोज इन साउथ अमेरिका एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज, लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। तो इसमें इसका बेसिन जो है वो कौन सी कंट्रीज में? बोलीविया, वेनेजुएला, सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना और पैराग्वे। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, हम इसको डायरेक्ट क्रैमिंग नहीं करेंगे, इसको मैप पे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंट्रीज का नाम लिया गया था, ये देखो, एक तो है ये बोलीविया, दिस इज सेकंड पैराग्वे, हमारे पास द थर्ड इज वेनेजुएला, हमारे पास सुरीनेम भी है एक, यहाँ पर कंट्री कहाँ गई वो, यहाँ पर सुरीनेम, जॉर्जटाउन गुयाना, ये रही सुरीनेम, ये रहा नाम जो लिखो, मतलब कंट्री ये है सुरीनेम, ठीक है। कितनी होगी? 4 कंट्रीज होगी। और कौन सी थी? सुरीनेम, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना ना, फ्रेंच गुयाना, ये रहा फ्रेंच गुयाना, ये लिखा हुआ फ्रेंच गुयाना। सो दिस ये और ये कंट्रीज का हमसे हमारे पास नाम दिया, और ये जा रही है आपकी अमेज़न रिवर, दिस इज योर अमेज़न रिवर। देखो इसकी कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बेसिन कहां तक होगा? पूरा रीजन आपका ये बेसिन हो गया इसका, वो रीजन। तो बोल रहे कि इसमें से कौन सी कंट्री जो नहीं हो सकती? अगर बाकी सब रिवर्स को देखो, हमारे दिमाग में अगर मैप ढंग से बैठा हुआ, बहुत इजीली पता चल सकता है कि वेनेजुएला है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बोलीविया से। पैराग्वे बहुत दूर है इससे, यहाँ पर दूसरी एक रिवर आ गई, पैराग्वे बहुत दूर है इससे, ठीक है। तो उस कारण से पैराग्वे विल नॉट बी एन ऑप्शन, द ऑप्शन विल बी 1, 2, 3 and 4, so it's option B. Next, consider the following statements. The soil develops on crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall. ठीक है, they are generally poor in nitrogen, phosphorus and humus. They are fertile when fine grained and are poor in fertility when they are coarse grained. So the above statements इनमें से कौन सी? laterite soil, black soil, red and yellow soil, or none of the above? The correct option is रेड सॉइल। यहीं से इग्नियस रॉक्स में क्या मतलब? थोड़ा बहुत आयरन के कारण, रेड जो कलर है वो थोड़ा बहुत आयरन कंटेंट के कारण हो जाता होता है, ठीक है। तो हम बड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स में से आयरन निकलता है। लो रेनफॉल, रेड जिसका येलो में बदलने का कारण यही होता है कि ये आपका लो रेनफॉल, पानी कम होने के कारण।
ये चीज है, रेड एंड येलो सॉइल। Which of the following best describes the marine upwelling? मरीन अपवेलिंग वाले आपको समझा देता हूं मैं क्या होती है, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ऑप्शन को चूज करना। मरीन अपवेलिंग इज की, अच्छा उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है कि व्हेन द सरफेस वाटर ऑफ ओशन मूव करता है बड़े लंबे डिस्टेंस के लिए and in a single direction, means the surface water of an ocean moves in a single direction for a long distance, that is what we call ओशन करंट। अब मान लो ये डायरेक्शन है मूवमेंट की, जो मैंने सामने एरो बनाया हुआ है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर एक तरह से डिप्रेशन बन जाएगा और यहाँ पर हवा आ जाएगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई पानी इसकी जगह लेगा। तो यूजुअली क्या होता है, जो पानी जगह लेता है वो यहाँ से इस तरह से पानी जगह लेता है, जो नीचे का पानी होता है। अब जो नीचे का पानी ऊपर आता है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, अपवेलिंग जोन या अपवेलिंग बोल रहा हूँ मैं इसी। इस कारण क्या होता है कि इसके पीछे पीछे मिनरल्स, एंड देन मिनरल्स के पीछे पीछे यहाँ पर फिशेस काफी सारी हो जाती है। फिशेस काफी सारी हो जाती है, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री काफी होती है। जैसे नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, इस वाले रीजन में होता है। एल नीनो ला नीना अगर आपने समझाओ, इस वाले रीजन में मरीन अपवेलिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मरीन अपवेलिंग। अब आपको प्रोसेस समझ आ गया। तो इट इज अ पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून। मतलब पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन है, सी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून। ये क्या है, ये तो टाइड है सर, दिस इज टाइड। जब वो मून का अट्रैक्शन मून की तरफ हो जाता है या सन की तरफ हो जाता है तो वाटर राइज कर जाता है, दैट इज हाई टाइड। फिर उसके बाद लो टाइड। राइज इन द सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, नहीं। राइज ऑफ डीप कोल्ड वाटर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओशन, ये तो नीचे से तो पानी होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड ही होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टॉर्म सर्जेस हिटिंग द कोस्ट ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटी, ये कुछ और, तो फंडा ही कुछ और है। नेक्स्ट, मोस्ट रेन फॉरेस्ट आर स्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट लेयर्स। ज्यादातर जो रेन फॉरेस्ट है उनमें बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, हाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, कि जैसे मान लो दिस इज द हाईएस्ट ट्री, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे छोटे मोटे बुशेस वगैरह भी होंगे, यहाँ पे बेल्स वगैरह भी होंगी, और बड़े बड़े पेड़ होंगे यहाँ पे नीचे, है ना। तो इतनी डेंसिटी हो जाती है कभी कभी कि नीचे सनलाइट भी नहीं पहुंचती है, ये कारण हो जाता है। तो नीचे अब इस कारण से क्या होता है कि सनलाइट नहीं पहुंचती तो कुछ पेड़ बहुत ही छोटे रह जाते हैं, ये चीज होती है। तो मोस्ट रेनफॉरेस्ट आर स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का क्या कारण होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी, हर पेड़ को अलग अलग वाटर मिलता होगा। सनलाइट की मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया। एयर सर्कुलेशन की भी बात हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली क्या, जब बड़े बड़े पेड़ है इनका कंजम्पशन कार्बन डाइऑक्साइड का काफी ज्यादा होगा और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा होगा, तो उस कारण से ये छोटे पेड़ जो है वो नहीं ग्रो कर सकते। तो तीनों ही कारण अपने आप में सही है। सो इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 and 3। Next, most volcanoes and earthquakes are located at the interjunction of high mountain stretches along the continental belts, B, within the plates, C, at plate margins, D, littoral zones of major oceans. So it is obviously plate margins पे earthquake या volcanoes होने के chances होते हैं कि विद इन द प्लेट्स तो नहीं हो सकता। विद इन द प्लेट्स आपके पास जो वोल्केनो बन सकता है दैट कैन बी द हॉटस्पॉट हो सकता है आपके पास, ठीक है। प्लेट मार्जिन्स पे हमारे पास अगर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट हो तो हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। अगर उनमें से एक भी ओशेनिक हो, ओशेनिक कॉन्टिनेंटल हो या ओशेनिक ओशेनिक भी होगा, तो हमारे पास वॉल्केनोस बन जाते हैं, वॉल्केनोस बन जाते हैं। इसमें भी हमारे पास वॉल्केनोस बन सकते हैं, और अर्थक्वेक तो तीनों में ही आ सकते हैं। अर्थक्वेक तो किसी भी तरह का होगा, उसमें अर्थक्वेक आ ही जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो। अर्थक्वेक नॉर्मली अकर्स अलोंग द वॉल्केनो, नॉर्मली है, ठीक है, सही बोल सकते हैं। वॉल्केनोस अकर ओनली वेयर ओशन क्रस्ट कोलाइड्स विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अभी हम पढ़कर आए। सिर्फ ओशन क्रस्ट जब कॉन्टिनेंट के तभी वॉल्केनो नहीं, ओशन ओशन में भी, ओशेनिक ओशेनिक में भी वॉल्केनोस आएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वॉल्केनोस आर द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर, हाँ ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, करेक्ट, सॉरी। सो इट्स ऑप्शन 1 and 3, सल्फर का काफी अच्छा सोर्स होते हैं। नेक्स्ट, the thickness of the troposphere is greater at the equator rather than at the poles because of, जो troposphere है सबसे पहली लेयर है हमारे पास, से this is the earth, सबसे पहली लेयर है troposphere, उसके बाद हमारे पास stratosphere है, उसके बाद हमारे पास mesosphere है, उसके बाद हमारे पास है आपका ionosphere है, उसके बाद आपके पास exosphere है। इन दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं, थर्मोस्फेयर बोल देते हैं, ठीक है।
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन किस में है हमारे पास, इस वाली स्ट्रेटोस्फेयर में है, और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो आपके प्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो भी किस में करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। द रीजन इज, जो हमारे पास जो सारा वेदर का फेनोमेना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो क्लाउड्स भी आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं, तो क्लाउड्स ऊपर फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस कारण से दे यूजुअली फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि अब जो से दिस इज द अर्थ, यहाँ पर ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है, ये आपके पोल रीजन है, तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट इस तरह से होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। तो कारण क्या है उसका, रोटेशन ऑफ द अर्थ पुशेस द एटमॉस्फेयर नियर इक्वेटर टू ग्रेटर हाइट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही लाइन में बता देता हूं मैं आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जो अर्थ रोटेट करती है तो वो उसका जो प्रेशर ज्यादा लगता है वो किस तरफ लगता है, इक्वेटर की तरफ, तो उस कारण से वो जो यहाँ पे है एटमॉस्फेयर ज्यादा राइज करता है। कन्वेंशनल करंट होना चाहिए था यहाँ पर, लीडिंग टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर। क्या बोल रहा है ये, कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि यू ऑल माइट बी नोइंग कि दैट एट द इक्वेटर द सनलाइट थ्रू आउट द ईयर ऑन द इक्वेटर इज मोर एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स, ठीक है, तो क्योंकि 2 बार तो इक्विनॉक्स आ जाता है और उसके बाद बाकी सब चीजें, और उस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन काफी होता है एंड एयर राइजेस मोर ओवर हियर एज कंपेयर टू दीज रीजन्स। अगर पोल रीजन्स की बात करूं मैं, सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर हाइट ज्यादा होती है, तो बोथ ऑफ दीज reasons are correct, so it's C, both 1 and 2. Which of the following is not a major lithospheric plate? इनमें से कौन सी major lithospheric plate नहीं है, रट्टा नहीं मारेंगे, पहले समझेंगे इसको। हमारे पास 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अच्छा, लिथोस्फेयर जो आपके पास है, लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द होल ऑफ क्रस्ट एंड अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, और इसी एक स्लैब को, इसी से जो एक स्लैब बना है उसी को मैं क्या बोल देता हूं, प्लेट बोल देता हूं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट बोल देते हैं। तो हमारे पास 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है। वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, second is Eurasian, third is African, fourth is South American, fifth is Eurasian plate और Indo-Eurasian plate, then is हमारे पास Pacific plate। कितने होगी, it's 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को हम 6 मान लेते हैं, एक एंटार्क्टिक प्लेट को हम 7 मान लेते हैं, तो 7 मेजर प्लेट्स, बाकी सारी आपको माइनर प्लेट्स मिलेंगी। तो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से। अरेबियन पहला ऑप्शन ही हमने ये नहीं पढ़ा, 7 मेजर प्लेट्स में नहीं पढ़ा ये, इट इज नॉट, मतलब करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बट इट इज नॉट अ मेजर प्लेट, है ना। पैसिफिक प्लेट पढ़ा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको एक मानते हैं, यूरेशियन प्लेट हमने पहले ही पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द फर्स्ट इज गावलगढ़, सेकंड इज मैकाल, थर्ड इज दोपाड़ हिल्स एंड फोर्थ इज शेषाचलम हिल्स। इसको पहले यहाँ पर बनाते हैं, फिर अपन अरेंजमेंट करेंगे। मैकाल रेंज आपको, ये जो आपकी विंध्या है, नहीं विंध्या नहीं, सॉरी सतपुरा जो रेंज है, सतपुरा रेंज है, उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन इज मैकाल रेंज। यहाँ पर मैकाल रेंज, यहाँ पर हमारे पास मिलेगी आपको गावलगढ़, और इसी के कहीं पर साउथ में आपको मिलेगी, इस वाले रीजन में आपको मिलेगी दोपाड़ हिल्स। शेषाचलम आपको यहाँ पर तेलंगाना वाले रीजन, कर्नाटका तेलंगाना वाले रीजन में शेषाचलम मिलेगी। सो इट इज आपका मैकाल, देन इट इज गावलगढ़, then it is Dopad, and its fourth is Shishachalam. So it should be 2 1 3 4. It's 2 1 3 4. Next, which of the following place has the largest solar park? Which of the following place the largest solar park in India is located in India? It's Jodhpur, it's Jaisalmer, it's Madhapur, और इट्स गांधीनगर। द करेक्ट इज जोधपुर। जोधपुर में लार्जेस्ट सोलर पार्क लगाने का फायदा वैसे भी राजस्थान में ही है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट रीजन और सनलाइट काफी रहती है, क्लाउडी रीजन काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न? डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, एन्युलर,
और रेडियल। डेंड्राइटिक कौन सा होता है? जो ऐसे ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर वाला इस डेंड्राइटिक। ठीक है। ट्रेलिस कौन सा होता है? ये होता है जहां पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स हो ज्यादातर, और हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के कारण कभी कभी ये 90 डिग्रीज पे भी मिलती हैं, सारी नहीं। 90 डिग्रीज वाली वो रेक्टेंगुलर वगैरह वाला होता है, पर ट्रेलिस में हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो ज्यादातर केसेस में 90 डिग्रीज पे भी मिलती है। एनुलर है, आई थिंक दे आर दोज जो एक्यूट एंगल पे जो आपका एक ट्रिब्यूटरी मिलेगी मेन स्ट्रीम से। रेडियल इज व्हेन एक एक पॉइंट से आपकी दो या दो से ज्यादा रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियल पैटर्न। सो गोदावरी कृष्णा कावेरी जो हमारे पास है, गोदावरी कृष्णा कावेरी पहले देख तो लें कौन यहाँ पे किस किस तरह से होती है। जस्ट अ मिनट। गोदावरी हमारे पास इस वाले रीजन में मिलेगी आपको, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको महानदी मिल जाएगी इस वाले रीजन में। तो गोदावरी कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र वाला रीजन, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। कावेरी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डस नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना? इनमें से कौन सी कंट्री चाइना के साथ बॉर्डर नहीं है? ऑप्शन ए इज म्यांमार, है हमारे पास बॉर्डर। ऑप्शन बी इज अफगानिस्तान, इसका भी बॉर्डर है। ऑप्शन सी इज थाईलैंड, इसका नहीं है। कजाकिस्तान का भी है, अगर आप थोड़ा सा सेंट्रल एशिया वाले रीजन को देखोगे तो कजाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। सो नॉट पूछा है ना हमसे, तो इट्स थाईलैंड। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? एशिया और यूरोप में जो माउंटेन रेंजेस सेपरेट किसको करते हैं, कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं? एपेनाइन नहीं, ये नहीं करते बिकॉज दे आर इन इटली। ब्लैक फॉरेस्ट नहीं करते बिकॉज ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट का सिर्फ फ्लेवर नहीं होता है केक का, है ना, तो इट इज अ नेम ऑफ अ फॉरेस्ट, एक्चुअली फॉरेस्ट। उराल माउंटेन्स हाँ हमारे पास है। उराल माउंटेन्स, अगर ये उराल माउंटेन्स है तो ये रशिया के बीच में, रशिया का ये वाला पार्ट कम्स इन यूरोप और रशिया का ये वाला पार्ट कम्स इन एशिया, ये चीज है। सुलेमान ये हमारे पास उस वाले पाकिस्तान वगैरह वाले रीजन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड डेजर्ट? नॉट अ कोल्ड डेजर्ट। पेटागोनिया इज अ कोल्ड डेजर्ट, अर्जेंटीना वाले रीजन में है ये। अर्जेंटीना दैट इज साउथ अमेरिका वाले रीजन में, दूर है काफी, नीचे इक्वेटर से, नीचे नहीं सॉरी, साउथ में इक्वेटर से। ग्रेट बेसिन दैट इज इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। टकलामकान इज इन चाइना, दैट इज आपका एशिया। गिब्सन इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास से आपको पता ही है कि आपका इक्वेटर जाता है, तो इट विल बी अ हॉट डेजर्ट। ठीक है, सो नॉट पूछा हमसे, तो गिब्सन इज नॉट नॉट अ कोल्ड डेजर्ट, बाकी तीनों आपके कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स पीरियोडिकली। ऐसी कौन सी लीव जो पीरियोडिकली मींस एक ही टाइम पर डू नॉट शेड देयर लीव्स पीरियोडिकली इज नोन एज टाइम टाइम, वो कौन से हो जाएंगे आपके? एल्पाइन नहीं, एल्पाइन ग्रासलैंड कुछ और होती है। एल्पाइन ग्रासलैंड इज कि अगर ट्रॉपिकल वाले रीजन में आपका हाई हाई रेंज पे जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं आपके, इस तरह से सॉरी, इस तरह से जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन में, हाई लैंड वाले रीजन में, उसको हम एल्पाइन ग्रासलैंड बोल देते हैं। एवरग्रीन विच शेड देयर लीव्स, विच वही सॉरी यही विच डू नॉट शेड देयर लीव्स, सॉरी हाँ, विच डू नॉट शेड देयर लीव्स पीरियोडिकली। Deciduous which shed their leaves, which shed their leaves at the same time, at the same time. Then is coniferous, coniferous trees, ये तो tree type of trees है, तो which do not shed their leaves periodically is known as हमारे पास single time पे जो कर देंगे, that is deciduous. Next, here the following is a Pacific Ocean current. Pacific Ocean current, इनमें से
पैसिफिक ओशन करंट कौन सा है, तो इसको पहले हम देख ही लेते हैं पिक्चर के थ्रू। हमारे पास पहला क्या, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन करंट, बेंगुएला एंड ओयाशू। तो ये रहा आपका गल्फ स्ट्रीम। और पेन का कलर चेंज कर लेता है, एक मिनट रुको। लेट मी टेक इट एज ग्रीन, है ना, ये ठीक रहेगा। गल्फ स्ट्रीम ये रहा आपका नॉर्थ अटलांटिक। दूसरा हमारे पास ब्राजील था, वार्म करंट है, साउथ अटलांटिक, अगेन साउथ अटलांटिक। ये रहा आपका ओयाशू, ये नॉर्थ पैसिफिक में आ गया। ठीक है, और भी काफी काफी अगुलास हैं, देख लो ये करंट अगुलास, बाकी सारे भी पढ़ लेते हैं। ये ल्यूविन और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफी क्वेश्चन आता होता है। ये डायरेक्शन ल्यूविन पूछ लेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में या ईस्ट में है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूछ लेते हैं वार्म है कि कोल्ड है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन भी है, ये कोल्ड है। सोमाली है, सोमाली करंट, कैनरी करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, अलास्कन है। ये अब उसी रीजन के नेम पे है, कैलिफोर्निया। यहाँ पर अगर आपको वर्ल्ड मैप याद है ना, तो यू विल बी वेरी इजीली टू रिमेंबर, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रीनलैंड है। बस फिर आपको इतना याद करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ कोल्ड करंट, इट इज आपका हॉट करंट, सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा आपको। ये पेरू है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री है पेरू। ये ब्राजील है, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री है ब्राजील, जो अभी हम देख कर आए थे। ठीक है, और बस यही हमारे पास कोई 8-10 करंट से जो हमें याद करने। नॉर्वेजियन करंट, बिकॉज यहाँ पर करंट है, यहाँ पर हमारे पास आ गया, हाँ नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंट्री है, इसका नाम है नॉर्वे। इस तरह से आप, अगर आप इफ यू कैन रिमेंबर, अगर आपको वो पता है वर्ल्ड मैप, अगर आपको अच्छे से ध्यान है, तो यू कैन वेरी इजीली रिकॉल दीज करंट्स। चलो, सो हमारे पास गल्फ स्ट्रीम इज इन नॉर्थ अटलांटिक, ब्राजील करंट इज इन साउथ अटलांटिक, वेनेजुएला इज अगेन साउथ अटलांटिक, ओयाशू इज नॉर्थ पैसिफिक। तो पैसिफिक हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन केरला वाले रीजन में, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, कोस्ट पे बने हुए जो प्लेन रीजन है ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ द रिवर, वो कौन सा होगा? ए इज कोरोमंडल, बी इज मालाबार कोस्ट, सी इज कॉनकन कोस्ट, और डी इज कैनरा कोस्ट। पहले हम सारे देख लेते हैं वही मैप पे जो हमारे पास अभी आया था, इसी पे देख लेते हैं। लेट मी इरेज इसमें पहले, हाँ, तो हमारे पास ये केरला वाला रीजन है। केरला वाले में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये मालाबार कोस्ट। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कैनरा कोस्ट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कैनरा कोस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। देन वी विल हैव हियर गुजरात वाला रीजन, गुजरात प्लेन्स भी हम जिनको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी नहीं सॉरी, तमिलनाडु कोस्ट। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आपका आंध्रा कोस्ट, और साउथ ऑफ आंध्रा कोस्ट और नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल। यहाँ पर हमारे पास नदन सरकार्स या उत्कल प्लेन्स वगैरह वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो केरला वाला रीजन इज दिस मालाबार कोस्ट, है ना? हाँ, क्या क्वेश्चन? हाँ, कोरोमंडल कोस्ट नहीं, मालाबार कोस्ट यस, कॉनकन कोस्ट बता दिया मैंने आपको, कैनरा कोस्ट भी नहीं है, सो इट इज मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज गडगिल योजना? गडगिल योजना कौन सा 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना कहते हैं? ये तो आपको क्रैम करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इट्स थर्ड 5 ईयर प्लान। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू क्रैम दिस 5 ईयर प्लान्स। नहीं समझने का तरीका होता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, जिसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, इंडियन एग्जिम बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 और 1982, 1983 और 1984। It was established in 1982. The correct answer is 1982. Next, what is the mainstay of the Indian economy? Mainstay मतलब mainly Indian economy किस पे dependent है? A manufacturing, B business, C public sector, or it's D agriculture. We all know that Indian economy is an agriculture economy. Okay, more than 50% of the population is involved in agriculture, but still it is still, अच्छा एक क्वेश्चन चलो आपसे यहीं पे पूछ लेता हूँ कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, मोर देन 50%, एंड
The contribution of agriculture is around 16 to 17% only. Why? More than 50% is involved in agriculture, and only 16 to 17, the agriculture contributes only 16 to 70% in GDP. The reason is disguised unemployment. Disguised unemployment क्या होती है, पता ही होगा आई होप सबको। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब मोर देन व्हेन द पीपल, द रिसोर्सेज और द ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेसिफिकली आर इन्वॉल्व्ड मोर देन दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। क्योंकि जैसे मान लो अगर 1 हेक्टेयर का लैंड है, अब इसके लिए 2 से 3 जने चाहिए, बट द होल ऑफ द फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इन्वॉल्व हियर, तो प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही आएगी, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, बट वो डिवीजन ऑफ लेबर फिर ज्यादा हो जाएगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब कहने को ये एम्प्लॉयड है, सब 10 कहने को एम्प्लॉयड है, ठीक है हाँ लगे हुए हैं, बट एक्चुअली तो काम तो 2-3 जनों का ही है ना, तो इट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एनीवेज नेक्स्ट, सो ग्रीन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? इट वाज ईयर 1966-67, जो आपके HIV सीड्स थे, सॉरी HIV नहीं, हाँ HIV जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी HIV सीड्स से, जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे, वो उनको हमने सबसे पहले कहाँ ट्राई किया था? पंजाब वगैरह वाले रीजन में, पंजाब हरियाणा वगैरह वाले रीजन में हमने इनको सबसे पहले ट्राई किया था, और फिर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? एम स्वामीनाथन, ये याद रखना, एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम करते हैं वो किसका स्पेशल फीचर है? वेदर इट्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी, वेदर इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी, वेदर इट्स ड्यूल इकोनॉमी, और इट्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस तरह की पॉलिसीज लेकर आनी है, लोगों के वेलफेयर के लिए कितना देना है, तो वो किस में डिसाइड होता है? सोशलिस्टिक में। The idea of a 5 years plan was taken from, the idea of 5 years plus taken from whether it's for USA, it's USSR, or it's Japan, or it's England. The idea of 5 year plan is taken from its USSR. अच्छा, आपको एक काम करना है, आपको USSR की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट में। You have to write the definition of USSR in comment. This is your homework. Galloping inflation, ऐसे एकदम से कूदने वाली इन्फ्लेमेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब जो खत्म ही कर देती है ऐसे काफी ज्यादा हाई रेट से। इट्स वेदर इट्स, इसको और क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, और इट्स नॉर्मल इन्फ्लेशन। द करेक्ट आंसर इज इट्स हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, which of the following states has the highest population growth rate as per census 2021? हाईएस्ट पॉपुलेशन, सब ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाईएस्ट हुआ है पिछली बार के रिकॉर्ड से? वेदर इन 2011, वेदर इट्स वेस्ट बंगाल, वेदर इट्स उत्तर प्रदेश, वेदर इट्स महाराष्ट्र और उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हमारे पास वो है, वो फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट, ये बता दो फिर, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है हमारे पास? बिहार में, बिहार में, ठीक है इसी। और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है? यूपी में। यूपी में इतनी पॉपुलेशन है कि इट इज आई थिंक अराउंड 25 करोड़ के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर यूपी वुड हैव बीन अ कंट्री, अगर यूपी वुड हैव बीन अ कंट्री, तो इट वुड हैव द फिफ्थ लार्जेस्ट, इट हैड अ फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहले किसके पास है हमारे पास? चाइना में। फिर किसके पास है? इंडिया में। फिर हमारे पास किसके पास है? आपका यूएसए में। फिर हमारे पास है आई थिंक इट्स यूएसए के बाद इट्स पाकिस्तान है, एंड फिर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया तो ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, फोर्थ या फिफ्थ हो जाती है, ऐसे कुछ है। अगर यूपी, यूपी के बाद हमारे पास है महाराष्ट्र में, फिर हमारे पास बिहार है, ठीक है। Which of the following sector does not come under the service sector in India? द फॉलोइंग सेक्टर, इसमें से कौन सा सेक्टर हमारे पास सर्विस सेक्टर में नहीं आता है? रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट,
रेस्टोरेंट एंड होटल्स। ऑप्शन डी इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन। सिंपल से रियल एस्टेट भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवाना है। ट्रांसपोर्ट भी क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आपको ऐसा कोई टेंजिबल चीज नहीं दे रहे हैं। रेस्टोरेंट होटल्स आपको ऐसा सर्विस ही प्रोवाइड करा रहे हैं, खाने की सर्विस होगी, रुकने की सर्विस होगी। फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, दिस विल बी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और बाकी ये तीनों आपके किसमें हो जाएंगे, सर्विस सेक्टर, या जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, so guys, that's all for today. See you in the next sector. I hope you liked the video. Please like, share, comment and subscribe Sarkari Pariksha. So take care, see you in the next class. Thank you.